प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़ी सतर्कता। मुख्यमंत्री ने निराश्रित और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ दिव्यांगजनों पर भी विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। प्रशासन ने आचार संहिता लागू करने को लेकर बढ़ाई सख्ती। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने से बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की दी चेतावनी। और प्रदेश में बीते दिनों मौसम के बिगड़े मिजाज और ओलावृष्टि से आलू और सरसों की फसल को हुआ नुकसान। किसानों ने जताई चिंता। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब जिलों के समाचार विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। महामारी की मौजूदा स्थिति, इससे निपटने की तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को देखते हुए निराश्रित, अकेले रहने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण वायरल फीवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही 15 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कोविड टीकाकरण की पहली डोज दिए जाने का लक्ष्य 100% पूरा करने का निर्देश सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारी को दिया गया है। शिक्षण संस्थाएं 16 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 7,695 नए मरीज मिले हैं और कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत भी इस अवधि में हुई है। लखनऊ में 1,115 नए मरीजों को कोरोना संक्रमण हुआ है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 25,000 से अधिक है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सतर्कता बढ़ाए जाने और कोविड सावधानियों का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से की है। होने वालों की संख्या 253 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 25,974 है। अब तक कुल 16,88,648 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित मरीजों में से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। 25,974 एक्टिव केसेस में से 25,445 घर पर रहकर ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अगर आपके घर में अलग कक्ष की व्यवस्था है और अलग शौचालय है तो आप संक्रमित होने पर घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अगर आपके कोई लक्षण नहीं है या आपके लक्षण बहुत ही धीमे हैं, अगर कोई जटिलता आती है और ज़्यादा संक्रमण होता है तो वैसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना उपयुक्त है। टेस्टिंग की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जो भी सरकार के अस्पताल हैं कोविड के इलाज के लिए, वहां पर आप बिल्कुल ही निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी भी पॉजिटिविटी, उत्तर प्रदेश की पॉजिटिविटी कल बढ़कर के 3.46% हुई है। कल प्रदेश में 2,22,428 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,46,51,924 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज से केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। इस दौरान मुकदमों का दाखिला ऑनलाइन और मैनुअल मोड में होगा। साथ ही जमानत अर्जी की सुनवाई न हो पाने पर एक दिन बाद दोबारा केस सूचीबद्ध किया जाएगा। पुराने मुकदमों में सुनवाई के लिए भी तारीख तय होने की दशा में उनमें अगली तिथि दे दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए प्रशासन कमेटी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करके ये निर्णय लिया। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पहुंचकर दर्शन पूजन के बाद सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मंडलीय चिकित्सालय श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति और टीकाकरण बूथ का निरीक्षण किया। अभी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा हमारे चिकित्सालय में उनका आगमन हुआ और टीकाकरण केंद्र का, हमारे चिकित्सालय का और महिला चिकित्सालय दोनों जगह का टीकाकरण केंद्र उन्होंने जाके आज देखा और टीका कितने लोगों को लगा है, क्या लगा है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करी। रविवार को, चूंकि अभी तक नॉर्मली रविवार को हम लोग वैक्सीनेशन वाला ड्राइव होता नहीं था, लेकिन अब इस बार से ये स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है, तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जो लोग बाकी दिन में व्यस्त हैं, टीका नहीं लगवा सकते हैं, तो रविवार के दिन आकर के टीकाकरण का कार्य करवाएं। अभी पहला टीका सुहानी यादव नाम की लड़की को लगा था और लास्ट टीका अभी मनोज कुमार जी को लगा है और अभी बाकी लोगों का वेट हो रहा है। यहाँ फिलहाल कोवैक्सीन लग रहा है। कोरोना के मामलों की संख्या में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इससे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मरीज और संक्रमित व्यक्ति घर पर ही स्वस्थ हो रहे हैं। ये बात लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने कही। डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। देखिए, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इस ओमिक्रॉन में संक्रामक क्षमता बहुत है। इसीलिए आप देखिए कि 25 दिसंबर से लेके अब तक बहुत तेजी से संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी जो गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता है या मॉर्टलिटी क्रिएट करने की क्षमता है, वो उतनी नहीं है डेल्टा वेरिएंट की तुलना में या अदर वेरिएंट की तुलना में। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बचने की ज़रूरत है। और बचने के लिए जैसा मैंने कहा है कि डॉक्टर सूर्यकांत के ओमिक्रॉन से बचने के लिए 5 मंत्र हैं। मिलें तो नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं, हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें, 2 गज की दूरी आपस में बना के रखें और भीड़ न जुटाएं और न भीड़ में जाएं। बस इन 5 मंत्रों का ध्यान रखिए। और हाँ, 15 से 18 के बच्चे जो घर में हैं उनका टीकाकरण जरूर करवाइए। 3 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग घर में हैं, खासतौर पर जिनको कोई न कोई बीमारी है, उनको भी एक प्रिकॉशनरी डोज 10 जनवरी से लगने जा रही है, उनका भी टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर अभिनव अरुण ने कहा कि लोग भीड़ में जाने से बचें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। मैं कहूँगा पैनिक शब्द को हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे बचने की 3-4 चीज़ जो हम लोग अभी तक कोरोना किसी भी वेरिएंट से करे थे, उसके लिए भी हमें करना है कि मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ये हाथ में आपको सैनिटाइजर से क्लीन करना है, इस तरह करना है। आपको ज़रूरत ना हो तो पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, भीड़ भाड़ की जगह पे ना चलें। अपने आप को बार बार ट्रेन करते रहें कि ऐसी जगह को ना छुएं, हैंडल्स को ना छुएं, बगैर छूने से काम चल जाए। इस तरह की चीज़ें करनी है। हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखें और एक्सरसाइज कर करके इम्यूनिटी का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। कोरोना मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु कुमार ने बताया कि लोग संक्रमित होने पर घबरा जाते हैं, जिसका असर उनकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। ये स्थिति उनके लिए घातक हो सकती है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड वेव के जो केसेस अभी हम लोग एक तरीके से मानिए थर्ड वेव चालू हो गया कोरोना के केसेस के, जिसमें काफ़ी मरीज़ अब बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में काफ़ी सारे आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी लखनऊ में और यूपी में बढ़ रहे हैं, परंतु उतने मरीज़ भर्ती नहीं हो रहे हैं, उतने सीरियस मरीज़ नहीं आ रहे हैं। जो भर्ती भी है वो सब दूसरे अन्य कारण के कारण भर्ती हैं। पिछले बार की तरह जो सेकेंड वेव की तरह उस तरह से हमें लग नहीं रहा कि उस तरह से कोई खतरा है। बस सतर्क रहिए और डरिए नहीं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परंतु जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो ये याद रखना है कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है। चाहे ये
हल्के रूप में ही है, परंतु हमें इस पर भी विजय प्राप्त करनी है और कहीं पर भी भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना है। और साथ ही साथ हम जहां पर भी पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं, वहां पर सभी तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करें। सरकार का बीमारी के इस समापन में पूर्ण रूप से सहयोग करें। तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बावजूद बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर आसानी से कोरोना को मात देने वाले योद्धाओं ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि मास्क का प्रयोग कर सामाजिक दूरी और स्वच्छता का पालन करते हुए आसानी से कोरोना को हराया जा सकता है। कुछ दिन पहले मुझे कुछ कोरोना के लक्षण नज़र आए, तो मैं अपने चिकित्सक से सलाह ली, डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने मुझे होम क्वारंटीन होने के लिए कहा और कुछ दवाएं दी। तो उन दवाओं के माध्यम से और कुछ घरेलू नुस्खों के माध्यम से मैं जल्द से जल्द सही हो गया। 10 से 12 दिन का टाइम लगा, जिसमें पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इससे लड़के जीता जा सकता है अगर कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और समयबद्ध तरीके से दवाओं का सेवन किया जाए, जो भी डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं, और कुछ घरेलू नुस्खे हैं जैसे काढ़ा वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको पिया जाए तो जल्द ही स्वस्थ हुआ जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कोरोना के जब लक्षण आए तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श ली। उन्होंने सर्वप्रथम मेरा परीक्षण किया, फिर मेरा टेस्ट करवाया RT-PCR, जो कि पॉजिटिव आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो मैं दवाएं लिख रहा हूँ आप उसको लीजिए और अपने आप को परिवार से क्वारंटाइन कर लीजिए, अन्यथा यह सबको फैल सकता है। तो मैंने चिकित्सक के परामर्श के बाद वही किया, अपने आप को क्वारंटाइन किया, सभी प्रिकॉशंस का फॉलो किया। मैंने स्टीम ली, दवाइयां भी सही समय पे ली और मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, 20 दिनों में मैं स्वस्थ हो गई। अभी 10-12 दिनों पहले मुझे कोरोना के लक्षण सिम्टम्स पता चले, तो मैंने तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह ली। उन्होंने मुझसे कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए और हमारी लिखी हुई दवाइयों का निरंतर उपयोग करिए, इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसा कि चिकित्सक ने कहा, मैंने वैसे ही पूर्णतया दवाएं ली और अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। मैंने अपने परिवार से अलग होकर अपने आप को एक अलग कमरे में रखा और परिवार से दूरी बनाई रखी और 10-12 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी दल अपनी तैयारियों के साथ चुनाव अधिसूचना के जारी होते ही उतरने को बेताब दिख रहे हैं। ये चुनाव पहले की तरह सड़क पर भीड़ के साथ तो नहीं दिखेंगे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने बड़े संगठन के साथ मैदान में है, अधिकतर नेता पूरब से पश्चिम तक बड़ी रैलियां कर चुके हैं और अब संगठन के सहारे मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जाकर मतदाताओं से रूबरू हो चुके हैं। आने वाले समय में अपने संगठन के साथ मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस महिलाओं पर फोकस कर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सहारे अपने मतदाताओं तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। बड़ी रैली, पदयात्रा पर रोक लगने के बाद अब यह चुनाव मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे आगे बढ़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि की घोषणा का स्वागत किया है। लखनऊ में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर सख्ती करे और जो इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किए जाए। बसपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करें। मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति
काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है और यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को सही गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार में नोएडा अथॉरिटी में भू आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताएं बरती गईं, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में भी हुआ है। लखनऊ में आज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की महक इत्र के जरिए बाहर आ रही है। स्थिति एकदम स्पष्ट है कि किसी को सिर्फ जमीन बचानी है, किसी को सिर्फ इज्जत बचानी है, किसी को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी है, किसी को सिर्फ आग लगानी है और केवल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न उठकर एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट से लेके आपके पुराने जमाने के सोशल मीडिया के फुटप्रिंट्स तक, अखिलेश जी इसका हिसाब तो प्रदेश की जनता को देना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कोरोना महामारी को देखते हुए पहले से इसकी मांग करती रही है। पार्टी ने पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में तैनात बड़े अधिकारियों को हटाने की भी मांग की है। लखनऊ में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन अफसरों को तत्काल प्रभाव से चुनाव से दूर किया जाना चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और अपने चहेते अफसरों के माध्यम से तमाम गैर कानूनी काम करवाए। ऐसे जितने भी अफसर हैं उन सब का रिकॉर्ड पिछले 5 साल का देख लिया जाए, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर के आरोप हों, जिनके ऊपर तमाम गलत कार्यों को बढ़ावा देने का आरोप हो। तो मैं इन चंद अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सारे उन अफसरों को बदलने की जरूरत है जो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते रहे। 1.5 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअल रैली में, आम आदमी पार्टी की वर्चुअल रैली में मेरे साथ जुड़े कल 3 बजे और उन तक अपनी बातें पहुंचाई गई। वो बातें अन्य माध्यमों से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जूम के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाई गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर चौकसी बरतनी शुरू हो गई है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में 225 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात होंगे और 29,138 संवेदनशील मतदान स्थलों पर विशेष निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कई स्थानों पर स्टैटिक जैमर भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 95 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश में लाइसेंसों की जांच की जा रही है और लाइसेंस जमा कराए जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स के इंतजाम हमने जिलों में करा रखे हैं और जो भी बूथ्स पे ड्यूटियां लगेंगी उसकी तैयारी हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायबरेली में जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप चुनाव कराए जाने के बारे में पत्रकार को जानकारी दी। उन्होंने रायबरेली के मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में चौथे चरण में तथा सलोन विधानसभा सीट पर मतदान 5वें चरण में होगा। सलोन विधानसभा सीट अमेठी जनपद में आती है। उन्होंने बताया कि जिले में कम वोट परसेंटेज वाले बूथों को चिन्हित करते हुए वहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समस्त जनपद को और मीडिया के बंधुओं को बताना है कि जो हमारी जो चुनाव की आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है और जनपद में जो
चुनाव होने हैं वो हमारा चौथे चरण में है, हमारी 5 विधानसभा का, और सलोन विधानसभा 5वें चरण में है। और उसके जो अनुक्रम में जो हमारी अधिसूचना का दिनांक है वो क्रमशः 14 जनवरी हमारी राजनीतिक दलों के साथ ही बैठक हुई है और इसमें जो भी शिकायतें आएंगी उनका हम त्वरित निस्तारण करेंगे और जो भी इसमें जो अनुमति ली जाती है अथवा जो इस बार जो ऑनलाइन नामांकन की स्थिति है उससे हमने उनको अवगत करा दिया है। तो हमारा पूरा निष्पक्ष रहेगा, आप लोगों से हम फीडबैक भी लगातार लेते रहेंगे। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात है तो उसमें हमने अभी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। हमने बूथवार निकाला है कि कहाँ पर 40% से कम, कहाँ 30% से कम है और वहाँ पर हम वहाँ की जो लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर स्वयं कार्यक्रम भी करेंगे, वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे। साथ ही एक महिला टोलियों की भी व्यवस्था कर रहे हैं, उनका एक कंपटीशन भी कराएंगे। हर महिला टोली को हम कुछ बूथ देंगे और उनका एक कंपटीशन उनके मध्य कराएंगे कौन अपने बूथ में पिछले वोट से ज़्यादा परसेंटेज इस बार वोट का बढ़ाते हैं और जो महिला टोलियाँ आएंगी उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी व्यवस्थाओं के लिए अफसरों ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। नामांकन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू होगी। मथुरा के नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही होर्डिंग्स उतारने का काम शुरू हो गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस ने अति संवेदनशील क्षेत्र में सभी स्थानों का निरीक्षण किया। जिले भर में पुलिस का फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सख्त की जाएगी। आदर्श आचार संहिता जैसे लग जाती है वैसे सारी ये पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पोस्टर हैं ये सब हट जाना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, नहीं तो उसका उल्लंघन होगा। इसलिए ये सारी बोर्डिंग बैनर्स वगैरह जो कुछ भी हैं वो नगर निगम के माध्यम से ये हटाया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार उसका पालन कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग, रूट मार्च किया जा रहा है, चेकिंग बढ़ा दी गई है और खासकर शाम के समय चेकिंग बढ़ा दी गई है। तो जो भी गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन के सभी को फॉलो कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो इकाई झांसी के द्वारा ललितपुर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत दूसरे दिन मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बिरधा विकासखंड के खितवास में गांव के वरिष्ठ समाजसेवी रामविलास कटारे एवं क्षेत्रीय प्रचाराधिकारी विवेकानंद द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खितवास ग्राम में आयोजित संगोष्ठी में महोबा के सांस्कृतिक दल द्वारा ग्रामीणों को कोविड मतदान के लिए लोक संगीत के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम है क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा चलाया जा रहा है। ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और 3 दिन से ये कार्यक्रम निरंतर चलता जा रहा है और सरकार द्वारा ये कार्यक्रम है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाएं और मतदाता जो कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में सभी सहभागिता लें उसमें और अपने मत का प्रयोग करें। बहुत अच्छा कदम है, इससे लोगों में जागरूकता आ रही है कि हम कोविड-19 से जो बचाव रहे, क्योंकि पहले उस समय जो हम लोग फ्रंट कार्यकर्ता हैं हेल्थ के, उस समय जितने लोगों में जो अस्वच्छता महसूस रही, जागरूकता में कमी रही, तो भारत सरकार के ये कदम बहुत ही सराहनीय है और इससे सारे लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है। देखिए, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी द्वारा खितवास ललितपुर एरिया में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 से कैसे बचाव किया जाए इसके प्रति भी जागरूकता चलाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एक जागरूकता रथ चलाया है जो कि पूरे क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाकर वो इस संबंध में अपनी सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एक गोष्ठी का छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया है, जहाँ पर हमने एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया और प्रश्नोत्तरी में प्रतिभागियों को हमने पुरस्कार से सम्मानित किया।
राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिले शीतलहर और गलन की चपेट में हैं। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी के तीखे तेवरों को और भी बढ़ा दिया है। शनिवार रविवार को प्रदेश के कई भागों में बारिश और ओले पड़ने से मौसम खासा ठंडा रहा और जनजीवन पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने लखनऊ और प्रदेश के कई जिलों में आज से मौसम साफ रहने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं का प्रकोप आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। प्रदेश में बीते 3 दिनों से मौसम काफी खराब है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि पूर्व में ही ओलावृष्टि की आशंका जताई थी। शनिवार देर शाम फिरोजाबाद में बारिश के साथ करीब 10 मिनट ओले गिरने से सड़क पर सफेद चादर सी ढक गई। ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इससे फसल की उत्पादकता प्रभावित हुई है। आलू की फसल में पानी भरने के कारण उसके सड़ने की आशंका है। बारिश और ओले पड़ने से सरसों की फसल पर भी असर पड़ा है। ओले से सरसों के फूल झड़ गए हैं। इस कारण उत्पादन में कमी होने की संभावना है। पहले तो मौसम कुछ वैसा हुआ था, डार्क हुआ था, उसके बाद तेज हवा चली, फिर उसके बाद ओले आए, फिर बारिश हुई, जिससे आलू में, सरसों में और जो अन्य गेहूं वगैरह उसमें काफी नुकसान है। कि आलू की और सरसों की फसल थी, उसमें ओलों से आलू खराब हो गया, आलू दिखने लगा है और टूट गया है सारा आलू। सरसों गिर पड़ी है और ओले से खराब हो गई है, टूट गई है सरसों। जे बारिश भैया था और ओरो पर और आलू के ऊपर है कि पानी नहीं करे, वो झोलने के ऊपर है कि नुकसान हो। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कन्नौज जिले में जहां एक ओर कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं आलू किसानों की फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों आलू बुआई के समय भी बारिश होने के कारण आलू को नुकसान हुआ। आज भी तेज बारिश होने के कारण आलू और सरसों की फसल को नुकसान हो रहा है। बारिश के दौरान हम लोगों ने आलू बोया था, तो वो आलू पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आलू किसान का पैसा सब उसी में चला गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं से उधार कर्ज लेकर आलू की बुआई की दोबारा से। इसके बाद जब आलू बुआई दोबारा से की तो फिर जाके आलू भी उस हिसाब से एडवांटेज से नहीं निकला, उसका मोल भी नहीं मिल पाया, वो नुकसान जा रहा था। और अब इतनी बारिश फिर हो रही है, इस वजह से आलू में कई तरीके के रोग लग जाते हैं। झुलसा रोग है, पाला भी गिरता है, उससे आलू की फसल नष्ट होने का बहुत सारे कारण होते हैं। इस समय तो मोस्टली सरसों को और आलू को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फूल जो है बारिश की वजह से झड़ रहा है, बराबर गीला रहने की वजह से पत्ता सड़ रहा है आलू में और झुलसा रोग लग रहा है। इस तरीके का काफ़ी दिक्कत जो है किसान को आ रही है। जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काशी, प्रयागराज और बुंदेलखंड के जिलों समेत कई स्थानों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में विजय हुए प्रतिभागियों को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। संस्था द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू करने का प्रयास किया गया है, जो कि अच्छा कार्य है। समाज के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, देश कैसे प्रगति करे और छोटे छोटे स्तर पर जो गुरु की शाखाएं इनकी हैं, वो अपने स्तर पर सब समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम कर रहा है। विशेष रूप से अब अंत में के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़ी सतर्कता। मुख्यमंत्री ने निराश्रित और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ दिव्यांगजनों पर भी विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। प्रशासन ने आचार संहिता लागू करने को लेकर बढ़ाई सख्ती। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने से बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की दी चेतावनी। और प्रदेश में बीते दिनों मौसम के बिगड़े मिजाज और ओलावृष्टि से आलू और सरसों की फसल को हुआ नुकसान, किसानों ने जताई चिंता।
समाचार में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है। इसलिए मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।